इकोनॉमिक्स इंग्लिश मीडियम। तो देखो चैप्टर चल रहा था हमारा कॉस्ट, जिसमें हम अलग अलग तरह की कॉस्ट पढ़ रहे हैं। मैंने तुम्हें वेरिएबल कॉस्ट के बारे में बताया, मैंने तुम्हें फिक्स कॉस्ट के बारे में बताया। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो आउटपुट के हर एक लेवल पर क्या रहती है, सेम, ना तो बढ़ती है ना ही कम होती है। चाहे आउटपुट करो या मत करो, तब भी कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी, हर हालत में करनी पड़ेगी। लेकिन जो अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो आउटपुट के साथ साथ चलती है। आउटपुट बढ़ता है तो कॉस्ट बढ़ती है, आउटपुट जीरो तो कॉस्ट जीरो, आउटपुट कम होएगा तो कॉस्ट भी कम होएगी। तो ये दो तरह की कॉस्ट मैंने तुम्हें अब तक बताई है, ठीक है। लेकिन मैंने तुम्हें टेबल नहीं बनवाई होगी इसके बारे में, ठीक है। तो पहले तो एक छोटी सी टेबल बनानी है। हेडिंग के बाद एक कॉलम में लिखो आउटपुट, एक कॉलम में क्या आएगा, आउटपुट आएगा, मतलब कि आउटपुट की यूनिट्स। एक कॉलम बनाओ फिक्स्ड कॉस्ट का। कौन सी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। और एक कॉलम बनाओ वेरिएबल कॉस्ट का। मैंने सिर्फ क्या लिखा है, फिक्स्ड लिखा है, लेकिन तुम्हें पूरा लिखना है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या लिखना है पूरा, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। और एक कॉलम बनाओ टोटल कॉस्ट। मैं शॉर्ट में जरूर लिखूंगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट के लिए होता है शॉर्ट फॉर्म TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के लिए शॉर्ट में होता है TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट के लिए शॉर्ट में होता है TC, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन तुम भी लिख सकते हो इस तरह से TFC, TVC और TC, है ना, लेकिन तुम्हें पता भी होना चाहिए। तो आउटपुट की यूनिट ले लो, 0 1 2 3 4 5 6। तो 6 यूनिट तक का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं आउटपुट का। कितनी यूनिट तक का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 6 यूनिट तक। मुझे बताओ, चाहे आउटपुट 0 हो, चाहे आउटपुट 3 हो, चाहे आउटपुट 6 हो, फिक्स कॉस्ट हमेशा कैसी रहती है, फिक्स्ड। देखो अगर आउटपुट 0 है ना, तो भी तुम्हें कॉस्ट बियर करनी ही पड़ेगी। मैंने कितनी कॉस्ट बियर कर ली, 10। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो अगर तुम मशीन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो अपनी फैक्ट्री के अंदर, अगर तुम मशीन का इस्तेमाल अभी नहीं कर रहे हो 2-4 दिन के लिए, तो क्या 2-4 दिन के लिए उसे बेच दोगे, नहीं, तुम्हें रखनी पड़ेगी। फिर भी तुम्हें वो मशीन रखनी पड़ेगी। कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, रखना पड़ेगा, कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग है और बिल्डिंग का इस्तेमाल नहीं हो रहा है कुछ दिनों के लिए, तब भी बियर करनी पड़ेगी। तो फिक्स कॉस्ट तो हमेशा रहती है, चाहे तुम आउटपुट 0 करो, चाहे तुम आउटपुट 6 करो, और हर बार सेम रहेगी। देखो पहली यूनिट बनाने का भी खर्चा 10 रुपए का, दूसरी यूनिट बनाने का भी खर्चा 10 रुपए का। आउटपुट के हर एक लेवल पर फिक्स कॉस्ट कैसी रहती है, फिक्स्ड रहती है। क्यों, क्योंकि वो फिक्स्ड है, इसलिए रहती है, क्योंकि वो क्या होती है, वो एक फिक्स्ड कॉस्ट होती है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल में बात अलग है, वेरिएबल में बात अलग है। वेरिएबल कॉस्ट बदलती है जब आउटपुट हो ही नहीं रहा, जब आउटपुट का लेवल क्या है, 0। ध्यान से देखो टेबल में मैंने पहली यूनिट के लिए आउटपुट की 0। तो मुझे बताओ जब आउटपुट हो ही नहीं रहा, तो वेरिएबल कॉस्ट हम क्यों बियर करेंगे। मुझे बताओ, जब लेबर काम कर ही नहीं रही है, जब हमारे पास लेबर काम नहीं कर रही, तो क्या लेबर को हम वेजेस देंगे, नहीं देंगे। क्या लेबर को मजदूरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, हम नहीं देने वाले। हम तो करने के बाद नहीं देते, और वो तो कर भी नहीं रहे, ऐसे दे देंगे। तो 0 आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट होती है 0। लेकिन जैसी पहली यूनिट का प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट बढ़ेगी। अब हो गई 10, फिर आउटपुट बढ़ा, और तुम्हें मालूम है आउटपुट के साथ साथ ये बढ़ती है, फिर ये बढ़ी 18, फिर बढ़ी, बनाते चलो 24 28 32 38।
ठीक है। और तुम्हें मालूम है टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है, मैंने तुम्हें शायद फॉर्मूला बता दिया था। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है दोनों को जोड़ने के बाद, टीएफसी और टीवीसी को ऐड करने के बाद जो कॉस्ट हमें मिलती है वो कॉस्ट होती है टोटल कॉस्ट। मतलब कि तुम टीएफसी के अंदर अगर टीवीसी जोड़ दोगे तो तुम्हें कौन सी कॉस्ट मिलती है, टोटल कॉस्ट। तो देखो 10 में 0 ऐड करें 10, 10 में 10 ऐड करें 20, 10 में 18 ऐड करें 28, इसी तरह से 34, 38, 42, 48। तो ये बन गई तुम्हारी टोटल कॉस्ट। तो कई बार पेपर में टेबल बनाने को आ जाती है और टेबल के बाद तुम्हें क्या बनाना पड़ता है, तुम समझ ही गए होंगे, ग्राफ, है ना। ये बुक फेमस है टेबल और ग्राफ के लिए। माइक्रो के अंदर तुम्हें भरपूर मात्रा में क्या मिलते हैं, टेबल मिलती है, ग्राफ मिलता है, टेबल मिलती है, ग्राफ मिलता है। अब हम एक ही डायग्राम के अंदर तीनों ग्राफ बनाएंगे। देखो एक ही डायग्राम के अंदर तीनों ग्राफ, टीएफसी, टीवीसी और टीसी, तीनों के तीनों बनाएंगे ग्राफ। टेस्ट में भी तुम्हें तीनों के तीनों एक के अंदर बनाने और पेपर में भी तुम्हें तीनों के तीनों ग्राफ एक के अंदर ही बनाने हैं, ठीक है। तो देखो मुझे बनाने के लिए ये रब करना पड़ेगा, लेकिन जब मैं तुमसे पूछूंगा तो मुझे बताते चलना, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको रब कर रहा हूं। तो देखो तीन तीन ग्राफ बनाने हैं, इसलिए थोड़ा सा रुक कर बनाना, पहले देख लेना, कभी गलत सलत पेल दो। ये हमारा वाई एक्सिस, ये 0, ये एक्स एक्सिस। यहां पर तो तुम्हें दिखाना है आउटपुट, यहां पर क्या दिखाना है बोलो, यहां पर हमें दिखाना है आउटपुट। क्या दिखाना है, आउटपुट। यहां पर हमें तीन तीन कॉस्ट दिखानी है। एक तो दिखानी है टीएफसी ऑब्लिक, एक दिखानी है टीवीसी ऑब्लिक, एक दिखानी है टीसी, इस तरह से, ठीक है। टीएफसी, टीवीसी और टीसी, तीनों के तीनों, है ना। अब जरा टेबल को देखकर बताओ आउटपुट की यूनिट 0 से लेकर 6 तक थी ना। अपने टेबल के अंदर देखो, जो टेबल अभी मैंने बनवाई है, मैंने तो रब कर दी है। आउटपुट देखो 0 से लेकर 6 तक जा रहा है ना आउटपुट। आउटपुट की यूनिट है 0 से लेकर 6 तक। तो देखो बराबर का गैप रखते हुए बनाना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बताओ जो कॉस्ट है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉस्ट कौन सी है, 48 तक जा रहा है मामला। मामला कहां तक जा रहा है, 48 तक। बोर्ड पे देखो जरा, अपने टेबल के अंदर तुम तीनों कॉस्ट देखो, तीनों कॉस्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, 48। और मैं बता देता हूं किसके अंदर है वो 48, 48 है तुम्हारी टीसी के अंदर। 48 किसके अंदर है, टीसी के अंदर, ठीक है। तो देखो बढ़िया रहेगा कि 10-10 का गैप ले लें, है ना। 10-10 का गैप सही रहेगा, 50 तक ले लेते हैं। तो देखो 10 20 30 40 50। कोशिश करे करो कि ये गैप बराबर बराबर हो बिल्कुल, क्योंकि अगर गैप बराबर बराबर नहीं होता तो ग्राफ हमारा गलत बनेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ टेबल के अंदर सबसे पहले मैंने टीएफसी बनवाया है ना, तुम अपने टेबल के अंदर देखो सबसे पहली लाइन किसकी है, टीएफसी की है। तो क्यों ना पहले टीएफसी का ड्रॉ कर दें, पहले किसका ग्राफ बना लेते हैं, टीएफसी का, है ना। क्योंकि हमने अपने टेबल के अंदर सबसे पहले टीएफसी ही बना रखा है, तो टीएफसी बना लेते हैं। मुझे बताओ 0 पर भी टीएफसी कितना है, 10। पहली यूनिट पर भी कितना है, 10।
चौथी यूनिट पर भी कितना है 10, हर बार कितना है 10। तो देखो 0 पर भी 10, फर्स्ट पर भी 10, सेकंड पर भी 10, यानी कि टीएफसी एक सीधी लाइन मिलेगी ना। ये है तुम्हारी टीएफसी का ग्राफ। ये किसका ग्राफ बन गया? टीएफसी का। मुझे बताओ 0 यूनिट पर भी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10। पहली यूनिट पर भी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10। और लास्ट वाली यूनिट पर भी टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 10। ठीक है, हर बार कितनी थी? 10। तो हमने बना दी। अब अगला ग्राफ है, अगली टेबल देखो, अपने टेबल के अंदर टीवीसी है ना। टीवीसी में तुमसे पूछ कर बनाऊंगा। बताओ 0 पर कितना है? 0 बोर्ड पे देखो, 0 पर 0, ये पॉइंट मिल गया ना। अगला देखो, पहली यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट बताओ कितनी है? पहली यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 10 है। बोर्ड पे देखो, पहली यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट 10 है, यहां पर आएगा। दूसरी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 18। देखो बोर्ड पे, दूसरी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट है 18, 20 से 2 पॉइंट नीचे यहां पर, है ना। तीसरी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट है 24, तीसरी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट है 24, 20 और 30 के ठीक बीच में और हल्का सा नीचे। देखो तुम लोग तो अपने रजिस्टर में ड्रॉ करते हो स्केल वगैरह की हेल्प से, तो वो बढ़िया ड्रॉ कर सकते हो, है ना। बोर्ड पर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। फोर्थ पर, चौथी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट है 28, चौथी यूनिट पर वेरिएबल कॉस्ट थी 28, 30 से हल्का सा नीचे, हल्का सा बिल्कुल, है ना। पांचवी यूनिट पर है 32, 32, 30 से हल्का सा ऊपर। और लास्ट है 6 पर 38, 40 से ऊपर, वो 40 से थोड़ा सा नीचे, है ना। ज्वाइन कर दो इसको। ये मिलनी चाहिए, बहुत ही प्रॉपर शेप आई है भाई। हल्का सा ऊपर नीचे हो गया, वो मैं थोड़ा एडजस्ट कर देता हूं। ये चीज, ये शेप आनी चाहिए। ये हो गई हमारी टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बहुत ही बढ़िया ग्राफ आया है, बोर्ड पर बनाने के बावजूद भी बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा तुम लोगों की बुक के अंदर बना हुआ है, तुम्हारी बुक के अंदर बना हुआ है। अब बस एक लास्ट कॉस्ट बची है, कौन सी? टीसी। बना देते हैं टीसी। अपनी टेबल के अंदर देखकर बताओ टीसी जो है 0 पर कितनी है? 10 है। अपनी टेबल के अंदर देखो, टीसी की वैल्यू 0 पर कितनी है? 10। मतलब जब आउटपुट 0 यूनिट था तो टोटल कॉस्ट कितनी यूनिट थी? 10, है ना। तो देखो 0 पर 10 यहां पर आ गया। बताओ फर्स्ट यूनिट पर टोटल कॉस्ट कितनी थी? 20। फर्स्ट पर टोटल कॉस्ट थी 20। सेकंड पर देखो, सेकंड पर है 28, सेकंड पर है 28। ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉ करना सिखा रहा हूं, हालांकि तुम्हें पहले से आता होगा। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और भी अच्छी बात है ना। तुम्हें सीखने का मौका मिल रहा है, तो इसको कर रहे हैं हम, है ना। तुम लोग खुद से भी ड्रॉ कर सकते हो। तुम लोग वीडियो को पॉज करके अगर खुद से ड्रॉ करो तो ज्यादा अच्छा है। मैं तुम लोगों को खुद ही कह रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं कि वीडियो को पॉज कर दो और पॉज करने के बाद खुद से ड्रॉ करो। देखो मैं तुम्हें खुद से ड्रॉ करने के लिए क्यों कह रहा हूं। मैं तुम्हें ड्रॉ करके नहीं दिखा रहा, पहले वीडियो पॉज करके खुद ही ड्रॉ कर लो। पहले वीडियो पॉज कर दो, वीडियो पॉज करने के बाद जब खुद ड्रॉ करोगे उसके बाद तुम्हें एक राज पता चलेगा। तो मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं वीडियो को पॉज करने का, पहले वीडियो को पॉज कर लो। ये तुम्हें ही ड्रॉ करना है, ठीक है। टीसी का ग्राफ तुम्हें ही ड्रॉ करना है, चाहे थोड़ा सा समय लग जाए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि तुम वीडियो पॉज करोगे और ड्रॉ करोगे। अब मैं तुम्हें ड्रॉ करके दिखा रहा हूं। देखो अगर तुमने ड्रॉ कर लिया है तो तुम्हारा ग्राफ ऐसा बना होगा, लगभग ऐसा। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल इसी तरह से, है ना।
हल्का फुल्का फर्क आ गया होगा। तुम सोच रहे होंगे मैंने बिना प्लॉट करे कैसे ड्रॉ कर दिया, और वो भी बिल्कुल सही। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मुझे बस इतनी सी बात बताओ। देखो व्हाट पे टोटल कॉस्ट तुम्हें कैसे मिली थी? टोटल कॉस्ट तुम्हें मिली थी टीवीसी और टीएफसी को ऐड करने के बाद, याद है ना? मैंने टेबल के अंदर टोटल कॉस्ट कैसे बनवाई थी? मैंने टेबल के अंदर टोटल कॉस्ट कैसे बनवाई थी? टीवीसी के अंदर तुमने क्या ऐड करा था? टोटल फिक्स कॉस्ट। तभी तो मिली थी तुम्हें टीसी। तुम्हें टोटल कॉस्ट तभी मिल पाई थी जब तुमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट के अंदर क्या ऐड कर दिया था? टीएफसी को। जैसे ही तुमने टीएफसी ऐड करा था तो तुम्हें टीसी मिल गई थी। मुझे बताओ नीचे वाला कर्व कौन सा था? टीवीसी। उसके अंदर तुमने कितनी कॉस्ट ऐड करी है? बस 10। 10 हर बार कितनी कॉस्ट ऐड करी है? 10। मतलब तुमने क्या ऐड कर रखी है? टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर रखी है। और जब हर बार 10 10 ऐड हो रहा है तो शिफ्ट भी कैसा होगा? पैरेलल। मैथ्स वाले बच्चे ज्यादा समझते हैं। इस तरह की जो लाइनिंग होती है ये होती है पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है जब दो चीजों के बीच का गैप कैसा चलता रहता है? बराबर। और इनके बीच का गैप तुम देख सकते हो हर बार कितने का था? 10 10 का। क्यों? क्योंकि टीवीसी के अंदर हर बार क्या जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। तो कई बार पेपर में आ चुका है। ध्यान से सुनना मेरा क्वेश्चन। देखो वोट पे, इसको लिखना नहीं है तो मैंने बस समझाया था। ऊपर वाले ग्राफ को नाम लिख दो टीसी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि टीसी और टीवीसी आपस में पैरेलल ग्राफ क्यों बनाते हैं। ध्यान से सुनो मेरी बात को। टीसी और टीवीसी इन दोनों का ग्राफ हमेशा पैरेलल क्यों बनता है? तो तुम्हें बताना है इन दोनों का ग्राफ पैरेलल इसलिए बनता है क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? टीएफसी। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है? टोटल फिक्स कॉस्ट। तुम देख लो नहीं तो देखो, टीवीसी को इधर लेकर आ रहा हूं। बताओ टीवीसी इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस। और उधर क्या बचेगा? टीएफसी। मतलब टीसी और टीवीसी के बीच का गैप क्या होता है? टीएफसी होता है। और टीएफसी कभी भी नहीं बदलता। और तुम्हें मालूम है जब भी दो लाइनों के बीच का डिफरेंस कभी नहीं बदलता तो वो दोनों लाइनें आपस में क्या मानी जाती हैं? पैरेलल। मानी नहीं जाती, पैरेलल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि टीसी और टीवीसी हमेशा आपस में क्या होते हैं? पैरेलल। और क्यों होते हैं? क्योंकि उन दोनों के बीच का गैप होता है टीएफसी जो कि फिक्स होता है। दूसरी चीज पेपर में यह आ चुका है कि टीएफसी टीएफसी का ग्राफ कैसा होता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है या पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है? तुम देख सकते हो टीवीसी का टीएफसी का ग्राफ कैसा दिखाई दे रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस ना। ये छोटी छोटी बातें सारी तुम्हें लिखनी है नोट के अंदर। तो देखो नोट के अंदर ये सारी बातें मैं लिखवा दूंगा, उससे पहले ग्राफ के बारे में लिखो। हाँ तो उम्मीद करता हूं कि तुमने ग्राफ प्रॉपर बना लिया होगा। ग्राफ बनाने के बाद नीचे लिखो, ग्राफ के बारे में लिखो। इन अबव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट इन अबव डायग्राम एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आउटपुट। बताओ एक्स एक्सिस पर क्या दिखाया गया है? आउटपुट दिखाया गया है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स आउटपुट एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट टीसी टीवीसी टीएफसी। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट टीसी टीवीसी टीएफसी। ठीक है, हाँ अब कुछ बातें नोट में लिखना, वही सारी जो मैंने बताई थी लिखो नोट के अंदर।
तो कई बार पेपर में पूछा आता है कि इनके आपस में डिफरेंस जो होता है वो पैरेलल क्यों होता है। तो पैरेलल इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप कांस्टेंट है, और वो क्या है, टीएफसी है। टीएफसी कांस्टेंट होती है ना हमेशा। क्या टोटल फिक्स कॉस्ट बदलती है कभी? कभी नहीं बदलती। तो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट पे लिखो, लिखो टीएफसी इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट। टीएफसी, टीएफसी, टीएफसी इज कांस्टेंट at all levels of output, all levels of output, लिखो therefore the graph of TVC, sorry, the graph of TFC। और बताओ इसीलिए टीएफसी का ग्राफ किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के। देख रहे हो ना, लेटा हुआ ग्राफ है इसका टीएफसी। कई बार पेपर में भी आ चुका है। उस कोस्ट का नाम बताइए जिसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। ध्यान से सुनो, उस ग्राफ का नाम बताइए, सॉरी उस कोस्ट का नाम बताइए जिसका ग्राफ हॉरिजॉन्टल होता है। तो तुम्हें बताना है टीएफसी। तुम देख सकते हो टीएफसी ग्राफ जो है हॉरिजॉन्टल है। टीएफसी इज कांस्टेंट एट ऑल लेवल्स ऑफ आउटपुट। लिखो हैंस टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। सारे क्वेश्चन में साथ साथ बताता जा रहा हूं, तुम्हें ध्यान रखने। टीएफसी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब लिखो नंबर 2 नोट के अंदर ही। अब तुम्हें बताना है कि टीसी और टीवीसी आपस में पैरेलल क्यों है। तो लिखो नंबर 2 में, लिखो द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। The graph of total cost and total variable cost is parallel to each other. Is parallel to each other. लिखो because, क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का गैप कैसा होता है, कांस्टेंट। और इनके बीच का गैप होता क्या है, बोर्ड पे लिखा हुआ है देखो, टीसी माइनस टीवीसी। टीसी और टीवीसी का गैप क्या है, टीएफसी है, और टीएफसी हमेशा कांस्टेंट होता है। तो लिखो द ग्राफ ऑफ टीसी एंड टीवीसी is parallel to each other because the gap of these two cost, because the gap of these two cost, these THESE, the gap of these two cost TWO, these two cost is constant। इन दोनों के बीच का गैप क्या होता है, कांस्टेंट होता है। द गैप ऑफ दीज टू कॉस्ट इज कांस्टेंट। लिख लो दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट। और वो होता क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। लिख लो दैट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने तुम्हें दोनों बातें लिखवा दी है जिसके बेस पर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।
तो देखो अगला हेडिंग डालो, एवरेज कॉस्ट। जब भी ये शब्द लग जाता है ना एवरेज कॉस्ट, तो एवरेज का मतलब है हम टोटल को डिवाइड दे देते हैं क्वांटिटी से। तो देखो कितना आसान फॉर्मूला, लिखना नहीं है अभी, अभी बोर्ड पे देखना। अगर हम एवरेज कॉस्ट निकालना चाहते हैं तो तुम्हें टोटल कॉस्ट को कितने से डिवाइड देना पड़ेगा, क्वांटिटी से। टोटल कॉस्ट को कितने से डिवाइड देना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट से, मतलब जितना आउटपुट बनाया गया है, जितना आउटपुट बनाया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम टोटल कॉस्ट को डिवाइड करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट से, तो हमें कौन सी कॉस्ट मिलेगी, एवरेज कॉस्ट। यही इसकी डेफिनेशन है, और है क्या। लिखो नंबर 1 में, नंबर 1 पॉइंट लिखो, नंबर 1 में लिखो डेफिनेशन। हाँ डेफिनेशन लिखो अभी इसकी पहले लिखो, इट इज द कॉस्ट per unit of output. It is the cost per unit, PER. It is the cost per unit of output, per unit of output produced, per unit of output produced. इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसको यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि इससे हमें एक यूनिट की कॉस्ट का पता चलता है। एक एग्जांपल देता हूं, देखो 10 चीजें बनाने का खर्चा आ गया 50, तुमने कितनी बनाई 10, क्वांटिटी कितनी है 10, और तुम्हारा टोटल कॉस्ट खर्चा कितना आया 50। अगर तुम 50 को 10 से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें एक का खर्चा पता चल गया ना। एक का खर्चा कितना आया है, 5 रुपए का खर्चा। देखो 10 मार्कर, मान लो ये पेन है, पेन बनाने का खर्चा है 10, पेन बनाने का खर्चा 50 रुपए, तो एक पेन बनाने का खर्चा 5 रुपए। तुमने क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया। क्यों, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए थी, एवरेज कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट से तुम्हें यूनिट कॉस्ट का भी पता चलता है, मतलब एक चीज का पता चलता है, यूनिट 1 प्रोडक्ट का पता चलता है। 10 का मालूम था, एक का निकाल लिया, इसलिए इसको यूनिट कॉस्ट भी कहते हैं। तो मैंने लिखवाया है, इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। उसी में लिखो फुल स्टॉप के बाद, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो यूनिट कॉस्ट भी कहा जाता है। अब ये फॉर्मूला नोट कर लो, AC इक्वल टू TC अपॉन में Q। फटाफट से नोट कर लेना। अब इसकी एक टेबल बनाएंगे एवरेज कॉस्ट की। माइक्रो के अंदर बस दो ही चीजें फेमस है, टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ, टेबल ग्राफ, बस यही करते रहेंगे बैठ के, है ना। लिखो फिर से, अब है हमारे पास फिर से आउटपुट, और तुम्हें दे रखी है TC, और तुम्हें निकालनी है AC। AC का मतलब एयर कंडीशनर नहीं है, AC का मतलब यहां पर एवरेज कॉस्ट है। AC का मतलब यहां पर क्या है, एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो आउटपुट की यूनिट से लिखो 0 1 2 3 4, और देख लेता हूं भाई, हाँ भाई 6 तक है, 5 6, ठीक है। और टोटल कॉस्ट दे रखी है, पहले वाली ले ली जो पहले वाले क्वेश्चन में थी, 10 20 28 34 38 और 42 48, ये है हमारी टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब देखते हैं एवरेज कॉस्ट। मैं तुम्हें शुरू की 2-3 निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी तुम्हें खुद निकालनी है। बोर्ड पे देखो, 0 की क्या एवरेज, खाली छोड़ देना। 0 की कोई एवरेज होती है? जब कुछ गुड्स ही नहीं बनाए तो क्या एवरेज आएगी? मान लो मैंने पढ़ाया ही नहीं, मैंने सारा दिन बच्चों को नहीं पढ़ाया, क्या कुछ एवरेज आएगी? क्या कुछ परसेंटेज आएगी बच्चों की? कुछ नहीं आने वाली, ठीक है। लॉजिकली सोच रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि चीटिंग करके पास हो गया, है ना।
तो जीरो पर कोई एवरेज नहीं होती, एवरेज अगली से शुरू होगी। देखो मैं तुम लोगों के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं। एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल कॉस्ट अपॉन में क्वांटिटी। देखो 20 को 1 से डिवाइड दिया, 20 को 1 से डिवाइड देने पर आएगा 20। 28 को 2 से डिवाइड दिया, 28 को 2 से डिवाइड देने पर आएगा 14। ठीक है, शुरू की दो तो मैंने निकाल दी है, बाकी की जितनी भी बची हैं फटाफट से कैलकुलेट करके निकालो, वीडियो पोस्ट करके। मैं बाद में आंसर लिखूंगा, पहले सुन लो ध्यान से। आंसर पॉइंट में भी आ सकता है, बस ये कि कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना है ना। कैलकुलेशन पर फोकस करो बस। किस पर फोकस करो? कैलकुलेशन पर, है ना। पॉइंट में आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लो, है ना। बाद में मैं आंसर लिख दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं तुमने कैलकुलेट जरूर करा होगा, अगर ईमानदारी बरत रहे हो तो। बाकी मैं ईमानदारी बहुत अच्छे से बरतवा लेता हूं, जो नहीं बरतता। ठीक है, हाँ 14 के बाद लिखो, ये तुम लोग की यहाँ आनी चाहिए, ये आ रही है 11.3, इसका आ रहा है 9.5, अगली आ रही है 8.4 और लास्ट आ रही है 8। अगर तुम्हें 12th क्लास में डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है, मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर डिवाइड करना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, यही आनी चाहिए फिर तो तुम्हारी। ठीक है, तो देखो हमने एवरेज कॉस्ट कितनी आसानी से निकाल ली। एवरेज कॉस्ट निकालने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरेज कॉस्ट निकालना बच्चों का खेल है, बच्चे बच्चे एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हैं आजकल तो एवरेज कॉस्ट निकालना, ये मत सोचना कि हमने केला जीत लिया। ठीक है, पता चले केला किया तो हमने केला भी नहीं जीता। तो देखो अगला टॉपिक लिखो, एवरेज कॉस्ट के बाद छोटे छोटे सब हेडिंग है, ये और कुछ नहीं है। लिखो अगला हेडिंग है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ए एफ सी। ए एफ सी, तो मैंने तुम्हें बताया किसी की भी एवरेज निकालनी है, टोटल से डिवाइड दे दो क्वांटिटी को। ठीक है, अब देखो अगर तुम निकालना चाहते हो ए एफ सी, तो तुम्हें फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालनी है, तो ऊपर भी किसका टोटल डालना पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट का। तो देखो टोटल फिक्स कॉस्ट तो आती है ऊपर और क्वांटिटी आती है नीचे। देखो अगर एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो टोटल कॉस्ट ऊपर आएगी, एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर आएगी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऊपर आएगी। जिस कॉस्ट की एवरेज निकालो उसी कॉस्ट का टोटल ऊपर आएगा। फिक्स की एवरेज निकाल रहे हो तो फिक्स का टोटल ऊपर, वेरिएबल की एवरेज निकाल रहे हो तो वेरिएबल का टोटल ऊपर, और हमेशा नीचे क्या आती है? क्वांटिटी। जैसे कि मैं इसके बाद पढ़ाने वाला हूं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो ऊपर टोटल किसका आएगा? वेरिएबल का, है ना। तो लिखो इसका इसकी डेफिनेशन, फॉर्मूला बाद में लिखना जब मैं बोलूं, अभी नहीं। लिखो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन, लिखो इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, it is the fixed cost per unit of output, per unit of output। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन थी। इट इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, क्योंकि ये एवरेज है तो पर यूनिट तो आएगा ही, है ना। अब ये फॉर्मूला नोट कर लो फटाफट से। अब तो मैं मालूम है मैं क्या बनवाऊंगा, माइक्रो में दो ही चीजें होती हैं, है ना, टेबल और ग्राफ। तो देखो फिर से हमारे पास आउटपुट की कुछ यूनिट्स है। फिक्स कॉस्ट है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टी एफ सी।
और उसकी क्या बनाने वाले हैं, एवरेज, AFC। ठीक है, हाँ आउटपुट लिखो भाई, इस बार 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 तक इस बार। और तुम्हें मालूम है फिक्स कॉस्ट तो कभी बदलती ही नहीं है। क्या कभी बदलते हुए देखा है फिक्स कॉस्ट को? नहीं। तो कितनी लोगे, 10 लिखो, 10 10 10 10 10 10, कितने हो गए 10, 1 2 3 4 5 6 7, एक और 10। ठीक है, अब तुम्हें मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अपॉन में क्वांटिटी, टोटल अपॉन में क्वांटिटी मतलब आउटपुट की यूनिट्स। तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें फिर से पहले वाले की तरह शुरू की 4 एवरेज निकाल के दिखाऊंगा, बाकी की एवरेज तुम्हें खुद निकालनी है ना। देखो, टोटल 10 अपॉन में 1, बताओ 10 अपॉन में 1 कितना आएगा, 10 आ गई एवरेज। देखो, टोटल कॉस्ट है फिक्स 10 और अपॉन में डालोगे 2, बताओ 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 5। तो तुम्हें क्या करना होता है, तुम्हें टोटल को डिवाइड देना होता है क्वांटिटी से। टोटल को किससे डिवाइड देना होता है, क्वांटिटी से। और जैसे तुम डिवाइड दे दोगे, डिवाइड देने के बाद जो कॉस्ट तुम्हें मिलेगी वो कॉस्ट होती है तुम्हारी एवरेज फिक्स कॉस्ट। तो वीडियो पोस्ट करके फटाफट से इस कॉस्ट को भी कंप्लीट करो। और ध्यान रखना, एवरेज फिक्स कॉस्ट ज्यादातर पॉइंट में ही आती है। ठीक है, तो ध्यान से डिवीजन वगैरह करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम्हें डिवाइड करना आ रहा है ना। अब मैं एक बार फाइनल लिख देता हूं, आंसर मैच कर लेना। देखो, ये आ रही है तुम्हारी 3.3, 2.5, 2, 1.67, 1.42, 1.25। तो देखो, ये चैप्टर जो है कोस्ट वाला, कोस्ट वाले चैप्टर में तुम्हारी कमांड होनी चाहिए डिवाइड करने पर, क्योंकि अक्सर मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं इस चैप्टर से एक टेबल जरूर आती है पेपर में। ज्यादातर चांस टेबल आने का इसी चैप्टर से ही होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी कोस्ट आएंगी। अभी अभी तो हमने 5 पढ़ी है बस, अभी तो और एवरेज आएगी और एक मार्जिनल कॉस्ट भी बची हुई है ना। तो ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है टेबल के लिए, और टेबल कंप्लीट तुम तभी कर पाओगे जब तुम्हें फॉर्मूले याद होंगे और साथ ही साथ डिवाइड भी आ रही होगी। और ऐसी डिवाइड आएंगी पॉइंट वाली, सीधी बात है, ज्यादातर डिवाइड पॉइंट वाली ही आएंगी। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ 12th क्लास के अंदर तुम्हें कम से कम इस तरह का डिवीजन करना आना चाहिए। ठीक है, और आना ही चाहिए, 12th हो चाहे 11th हो, बच्चों को डिवीजन आना ही चाहिए।